लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स की भी काफ़ी डिमांड थी कि जीपीएससी के क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की जाए। एंड सेकेंडली क्या है कि अभी कोविड की वजह से हर स्टूडेंट को एक काफ़ी टाइम मिला है मीन्स कि जो एग्जाम अभी होने वाले थे वो सब पोस्टपोन हो चुके हैं और नए एग्जाम जिनकी डेट्स आने एक्सपेक्टेड थी वो भी काफ़ी डिले आएगी अभी। तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए। और जीपीएससी का जैसा पैटर्न आता है एग्जाम के अंदर, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग, तो वो आजकल अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल से पैटर्न काफी टफ आ रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा कंपटीशन को फाइट करना। तो मेरा मतलब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि इसके लिए आप जो रूटीन बुक्स है, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह करते हैं हम, या एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स करते हैं, उनसे थोड़ा अलग हटके भी आप प्रैक्टिस करें अपनी टेक्स्ट बुक से। और भी कई तरह की मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल है उनसे, क्योंकि इसका पेपर टफ आता है और कट ऑफ बहुत लो जा रही है इस वजह से। और मेरा यहाँ पे वीडियो सीरीज का सबसे बड़ा एम आप लोगों के साथ ये रहेगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, या फिर उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डेटाबेस चेंज करके जो पेपर सेटर है वो दे सकता है आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक वीडियो सीरीज है पूरा। इसमें करीब हम कोशिश करेंगे कि 18-20 वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं हर सब्जेक्ट के बारे में। और ये जो वीडियो सीरीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रोड एंड ब्रिज डिपार्टमेंट है या नर्मदा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके लिए वैलिड है। ये सभी तरह के डिपार्टमेंट जो आने वाले भी एग्जाम में, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात हो गया, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड डिपार्टमेंट हो गए, इन सभी डिपार्टमेंट की डिफरेंट वैकेंसीज, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर हो, हर तरह की वैकेंसीज के लिए ये वीडियो सीरीज एप्लीकेबल है। और आप इसकी ये वीडियो सीरीज मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाई है सो दैट कि आप अच्छी तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, एंड सेकंड पार्ट होगा हाइड्रो पावर एंड हाइड्रोलिक मशीन। 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एफएम वाले पार्ट से करीब 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मशीन वाले पार्ट से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं 2 अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जो आज का वीडियो 1 है, यानी वीडियो सीरीज, इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है वो है एफएम ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं एफएम का सिलेबस बता देता हूं जो आपको पढ़ना है, जैसे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो सिलेबस क्या है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो बेसिक चैप्टर है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेशर मेजरमेंट। सेकंड टॉपिक है बायंसी, फ्लोटेशन एंड लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। थर्ड टॉपिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, देन फ्लूइड डायनेमिक्स है जिसके अंदर मोमेंटम इक्वेशन, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस, माउथ पीस, ठीक है ना, नॉचेस, वियर वगैरह की हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो थ्रू पाइप, देन विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो है, बाउंड्री लेयर थ्योरी है, ड्रैग एंड लिफ्ट टॉपिक है, देन ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक जंप है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है एफएम का, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर इस तरह के असिस्टेंट इंजीनियर में एफएम का ये टॉपिक नहीं है, या एक्सीएन वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाला जो पेपर है उसके अंदर ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग वैकेंसीज वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो सारे एग्जाम के अंदर अपियर होगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे एग्जाम के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है। तो बीटेक के सारे स्टूडेंट हर एग्जाम को देंगे, चाहे वो भले से रोड एंड ब्रिज का डिपार्टमेंट हो या नर्मदा का डिपार्टमेंट हो या गुजरात स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट हो। तो आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो मेरी वीडियो सीरीज है वो अपने आप में फुल फ्लैश है, ठीक है। जैसे अगर आप R&B डिपार्टमेंट का एईएन का एग्जाम देंगे तो वहां पे एनवायरमेंट नहीं आता, लेकिन नर्मदा का देंगे तो वहां पे एनवायरमेंट आता है प्रोमिनेंटली और ट्रांसपोर्टेशन नहीं आता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करूंगा, मैं यहाँ पे एनवायरमेंट की भी बात करूंगा। तो हर एग्जाम के लिए ये वीडियो सीरीज अपने आप में कॉम्पिटेबल है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है द एनर्जी करेक्शन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एनर्जी करेक्शन डिफरेंस, ठीक है ना, फॉर डिफरेंस की बात कर, फॉर फ्लो इन सर्कुलर पाइप एंड फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स अंडर आइडियल कंडीशंस वुड अप्रोक्सीमेट बी। नॉर्मली क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि 2 तरह के करेक्शन फैक्टर की हम बात करते हैं, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एंड एनर्जी करेक्शन फैक्टर। आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है, ठीक है ना, कि अगर
फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एनर्जी करेक्शन फैक्टर की, या अगर सर्कुलर पाइप है तो उसमें मोमेंटम करेक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस के लिए आपको दोनों की यानी सर्कुलर पाइप की एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब फ्लो है आइडियल केस के अंदर तब एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है, दोनों आपको वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने काइनेटिक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अंडर आइडियल कंडीशन। अगर हम सर्कुलर पाइप की बात कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इज 2, और अगर हम फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना है 1.543। अब हमसे डिफरेंस पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो करेक्ट आंसर आ गया 0.457 यानी अप्रोक्सीमेटली 0.45 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन क्या हो गया कि हमको दोनों की एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए ग्लास ट्यूब ऑफ 3 mm इंटरनल डायमीटर इज इमर्स्ड ऑफ ऑयल ऑफ मास डेंसिटी 860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑयल की जो मास डेंसिटी दे रखी है वो आपको 860 दे रखी है, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है कि 6 mm की डेप्थ तक वो, यानी H जो दे रखा है वो आपको 6 mm दे रखा है एंड जो डायमीटर दे रखा है ट्यूब का वो 3 mm दे रखा है, ठीक है। इफ ए प्रेशर ऑफ 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नीडेड टू फॉर्म ए बबल विच इज जस्ट रिलीज, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर ऑब्टेन्ड। तो ओरिजिनल प्रेशर आपको दे रखा है 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप दूसरा प्रेशर कैसे निकालेंगे रो जी एच करके, ठीक है। देखिए रिक्वायर्ड चेंज इन प्रेशर 150 आपको दे रखा है, डिफरेंस निकालना माइनस रो ऑयल 860, और जो जी दे रखा है 9.81 आपको पता है, और जो एच दे रखा है वो आपका 6 mm माने 6 mm का मतलब होगा 6 × 10⁻³ मीटर, इट मींस 0.006 मीटर। जो डिफरेंस निकालेंगे इट इज 99.38 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी डी ऑप्शन। तो काफी क्वाइट इजी क्वेश्चन है ये, अभी ऐसी कोई टफ वाली बात नहीं आई है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, देखिए ये अब चैनल का क्वेश्चन आ गया, यानी ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहे हैं हम। फ्लो हैपन्स एट अ डेप्थ ऑफ 1.63 मीटर, ये फ्लो डेप्थ दे रखी है 1.63 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी एज 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 आपकी वेलोसिटी दे दी है। दिस सेलेरिटी, यहाँ पे देखिए एक टर्म आई है सेलेरिटी, राइट। नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछी जाती है टर्म, बट इसके ऊपर इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार क्वेश्चन आए हैं। द सेलेरिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस होता है ऑफ सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम वुड रेस्पेक्टिवली। तो सेलेरिटी की बात करते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू बेसिकली जी इंटू वाई, और जी जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है 9.81 है, वाई कितना है 1.63। देखिए सेलेरिटी ऑफ सर्च कितना है रूट जी वाई 9.81 इंटू 1.63। देखिए कई बार क्या है जीपीसी एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन को आपको देख के लगेगा यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जी इंटू वाई, जी 9.81 इंटू 1.63 है ना। अब इस कैलकुलेशन को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका रूट निकालना, आपको लगेगा टफ कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 16, और 16 का रूट 4 होता है, हम सबको पता है, तो बड़ा इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन के कॉम्बिनेशन इस तरीके से होते हैं कि देखने में टफ लगती है, जब लेकिन उसको आप स्टेप बाय सॉल्व करते हैं तो वो इजी होती जाती है कैलकुलेशन। तो इसलिए कैलकुलेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 16 का रूट ले लिया यानी 4 मीटर पर सेकंड आ गई सेलेरिटी। अब दूसरा हमको क्या निकालना है इसके अंदर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ सर्ज, है ना। लेकिन यहाँ पे सर्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में मूव कर रही है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी c माइनस v होगी, और अगर डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही होती है तो क्या होती c प्लस v होती। तो v तो आपको 2.1 दे रखा है यहाँ पे, 4 माइनस 2.1 यानी 1.9। तो करेक्ट आंसर बन गया हमारे पास ऑप्शन सी। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वाटर फ्लोज एट ए रेट ऑफ 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर अपस्ट्रीम रिजर्वायर टू डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर, ठीक है। अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, राइट। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम। फिर ये बोल रहा है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है वो 2 कंक्रीट के पाइप है उसके थ्रू कर रहा है, और दोनों की जो लेंथ है वो समान है, यानी 1210 मीटर, और डायमीटर कितना है 100 mm। सरफेस फॉर बोथ पाइप्स आर डिफरेंट विद फ्रिक्शन फैक्टर एज 0.01, एंड दोनों का जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि दोनों की सरफेसेज अलग अलग है। दोनों का मटेरियल कंक्रीट है, लेकिन कंक्रीट में भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, इस वजह से दोनों की सरफेसेज के अंदर डिफरेंस है।
तो एक का फ्रिक्शन फैक्टर 0.01 है पाइप का, दूसरे का 0.03। आप समझ रहे? अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में वाटर को फ्लो करवाना है जो दो पाइप से कनेक्ट हो रहा है और दोनों पाइप सीरीज के अंदर है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि दोनों पाइप सीरीज के अंदर है। तो एक पाइप दोनों की लेंथ जो है 1210 मीटर है, यानी टोटल 2420 मीटर हो गई, और डायमीटर 100 mm है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो डिफरेंट है। तो अब अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के बीच में जो हेड लॉस है, व्हाट वुड बी द वाटर सरफेस डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिजर्वायर। तो ये हेड लॉस या यू कैन से कि डिफरेंस कितना होगा सरफेस में वाटर की, वो फाइंड आउट करना है। जो भी डिफरेंस होगा वो फ्रिक्शन की वजह से होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे फ्रिक्शनल हेड लॉस की बात करेंगे, और फ्रिक्शनल हेड लॉस हमको क्या पता है, FLV²/2GD, राइट। अब देखते हैं, देखिए सिंस पाइप्स आर इन सीरीज, सो डिफरेंस इन वाटर सरफेस ऑफ रिजर्वायर्स H कितना हो गया, HF1 + HF2, और HF क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल हेड लॉस है। और फ्रिक्शनल हेड लॉस जैसा कि मैंने बताया FLV²/2GD होता है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे V = Q/A रख के और A = π/4D² रख के, तो फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये FLQ²/12.1D5, ठीक है ना। और ये किसने दिया ये वाला फॉर्मूला, डार्सी ने। तो जब हम डार्सीज इक्वेशन में यूज करेंगे फ्रिक्शनल हेड लॉस के लिए, तो हमारे पास टोटल हेड लॉस याद आएगा। अब इसके अंदर L1 L2 बराबर है, दोनों 1210 मीटर है। डिस्चार्ज जो Q है वो 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। डायमीटर बराबर है वो 100 mm यानी 0.1 मीटर है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आ गई। और जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो F1 F2 यानी 1.01 है, 1.03 है। तो जब हम इस सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 40 मीटर। तो ये हेड लॉस या यू कैन से हेड डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर के बीच में मेंटेन होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 5। ए पाथ लाइन इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय। पाथ लाइन क्या होती है, एक फ्लूइड पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ठीक है ना, किस पाथ पे मूव कर रहा है, आइडियल कंडीशन कर, दैट इज कॉल्ड पाथ लाइन। तो पाथ लाइन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है, लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट है, लैग्रांज ने दिया था। देखिए, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर सम टाइम पीरियड इज कॉल्ड पाथ लाइन। पाथ लाइन इज ए लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है, वाटर हैमर फिनोमेना causes surface erosion in pipes, is accompanied by serious cavitation, both A and B, is governed by the Reynolds number of the flow। देखिए, प्राइमा फेसिया इस क्वेश्चन को देख के आंसर लग रहा है हमको कि बोथ ए एंड बी होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमको पता है कि जो वाटर हैमर प्रॉब्लम होती है वो कैविटेशन किसके वजह से होता है, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से होता है, ठीक है ना। पाइप सरफेस के अंदर वाटर अगर कंप्लीटली फ्लो कर रहा है, एयर बिल्कुल भी नहीं है, वन कंड्यूट है, उसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, एयर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, तो वहां कैविटेशन हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और कैविटेशन की वजह से नेगेटिव ऐड होता है, इस वजह से वाटर हैमर प्रॉब्लम होती है। ये बी ऑप्शन तो हमको करेक्ट है। ए ऑप्शन हमको करेक्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है सरफेस इरोजन इन पाइप, ये गलत है। सरफेस इरोजन नहीं होता, पाइप की बर्स्टिंग हो जाती है, यानी पाइप वहां से फट जाएगा। इरोजन होता है एसिडिटी एनवायरमेंट की वजह से, राइट। तो इरोजन नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो गलत है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी करेक्ट नहीं होगा, ओनली बी इज करेक्ट। देखिए, बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। Assume weight of balloon to be negligible. The percent change in tension in the string when pressure is changed from 100 kilopascal to 2.5 megapascal. If initial diameter of balloon is 30 centimeter and pressure P has relation with diameter as P equal to C/D² would be. यहाँ पे C कांस्टेंट है, ठीक है, लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है, यानी जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D² के। ये कह रहा है कि एक बलून है जिसको एक धागे से बांधा हुआ है, यानी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, तो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो होगा उसमें चेंज इन टेंशन कितना होगा यदि इनिशियल प्रेशर 100 किलोपास्कल रहे और फिर प्रेशर चेंज होकर 2.5 मेगापास्कल हो जाता है, राइट। अगर 100 प्रेशर है तो कितना टेंशन है और 2.5 मेगापास्कल प्रेशर है तो कितना टेंशन है, दोनों का डिफरेंस, परसेंट डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना। परसेंट चेंज कितना होगा, अगर इनिशियली टेंशन मान लो x आता है फिर देन y आता है, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू 100, ये हमसे पूछा है। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। टेंशन जो होता है वो क्या होता है, बायंट फोर्स माइनस वेट ऑफ बलून। तो वेट ऑफ बलून तो हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखा है इन्होंने अज्यूम वेट ऑफ बलून टू बी नेग्लिजिबल।
बाइंड फोर्स हमने मान लिया बी है, तो ये बी हो गया। अब बाइंड फोर्स क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम ऑफ बलून बेसिकली दैट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे पाई डी क्यूब बाई 6 है, यूनिट वेट क्या है गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे इसका मतलब जो टेंशन होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, जो भी डायमीटर है उसकी क्यूबिकल पावर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो प्रेशर है वो डी करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो रिलेशन आ गए, इससे हम टेंशन और प्रेशर के अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं। डी को वहां से बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टेंशन और प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, दिस वन इज रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड प्रेशर। तो अब T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इंटू टू द पावर 3/2। P1 की वैल्यू हमको दे रखी है 100 किलो पास्कल यानी 100 इंटू 10 की पावर 3, और वो दे रखा है हमको P2 2.5 मेगा पास्कल, तो 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया 1/125। दोनों तरफ से 1 माइनस टर्म कर दिया, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस दिस, तो 124 अपॉन 125 आ गया दिस वन। और दिस इज व्हाट, ये जो टर्म आई है लेफ्ट हैंड साइड पे LHS साइड पे, ये क्या है, ये बेसिकली परसेंट चेंज इन टेंशन ही है। पहले T1 था, अब टेंशन कितना हो गया, T2 हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, राइट। तो चेंज इन टेंशन ही हो गया, तो 124 अपॉन 125 आ गया। बट परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 99.2% आ गया, यानी करेक्ट आंसर डी हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर डेटा देख के बिल्कुल भी नहीं हमको घबराना है, डेटा कैसा भी हो, लेकिन जब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल, और कहीं भी हमको ना तो कैलकुलेटर की नीड होगी और ना ही हमको ये लगेगा कि यार ये बहुत हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये आप मान के चलिए, जो इजी क्वेश्चन है वो तो सारे स्टूडेंट कर ही लेंगे, लेकिन जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, अगर वो आप अटेम्प्ट करते हैं तो वही क्वेश्चन आपकी मेरिट भी बनाएंगे और फाइनल सिलेक्शन भी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। एन ऑरिफिस विद डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ 0.6 is substituted by वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ 0.98 इन ए पाइपलाइन। मतलब एक ऑरिफिस की जगह हमने वेंचुरीमीटर लगा दिया, ऑरिफिस का 0.6 था डिस्चार्जिंग कोफिशिएंट यानी CD, ऑरिफिस के मामले में कितना था 0.60, और अगर CD हम वेंचुरीमीटर के मामले में बात करेंगे तो कितना 0.98, ठीक है ना। हैविंग द सेम थ्रॉट डायमीटर, यानी डायमीटर दोनों केसेस के अंदर क्या है, सेम है, राइट, यानी मतलब ऑरिफिस का एंड वेंचुरीमीटर का। फॉर द सेम फ्लो रेट, यानी Q भी सेम कह रहा है ये, द रेशियो ऑफ प्रेशर ड्रॉप फॉर ऑरिफिस एंड वेंचुरीमीटर वुड बी। Q मतलब क्या हो गया, बेसिकली Q इक्वल टू क्या होता है CD रूट 2GH, और प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे क्या है, H इज व्हाट, इट इज ए प्रेशर ड्रॉप। तो हमको दोनों के जो डिस्चार्ज उनको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिस्चार्ज लिख लिया, C यहाँ पे जो CD इंटू K रूट 2GH, ठीक है, K भी एक कांस्टेंट है। CD वेंचुरीमीटर ये ऑरिफिस के लिए, K रूट 2GH2, क्योंकि H1 H2 डिफरेंट है क्योंकि वो प्रेशर ड्रॉप है दोनों केसेस के अंदर। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई H1 अपॉन H2 इक्वल टू CD वेंचुरीमीटर अपॉन CD ऑरिफिस का होल स्क्वायर आ गया। ये दोनों वैल्यूज दे रखी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा 2.3, राइट। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। तो अगेन इट इज एस इजी कैलकुलेशन बट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। In a wind tunnel, a truck of the model is tested at length। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, लेंथ रेशियो हमको 16 दे रखा है, यानी LR, और LR क्या होता है, लेंथ रेशियो होता है, आपको पता है, ठीक है ना। मॉडल और प्रोटोटाइप के अंदर कंपैरिजन करते हैं जब। एनालिसिस ऑफ मॉडल इज टू बी डन फॉर स्पीड ऑफ ट्रक इज 25 मीटर पर सेकेंड, यानी VM मॉडल की स्पीड दे रखी है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर in the tunnel is same as that of air in which truck is to move, right। तो आपको डेंसिटी और ये जो टनल की विस्कोसिटी दे रखी है बराबर दे रखी है मॉडल और प्रोटोटाइप के अंदर। फाइंड द मैक नंबर आपको फाइंड करना है फॉर द स्पीड ऑफ एयर इन द टनल, यानी आप VP निकालेंगे, उस VP से आपको मैक नंबर फाइंड करना है। साउंड की स्पीड आपको C दे रखी 346 मीटर पर सेकेंड, है ना। थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि इसमें कई सारे फॉर्मूले यूज होंगे और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप सॉल्यूशन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। रेनॉल्ड लॉ जो है मॉडलिंग का, हम वो लगाते हैं रो V L अपॉन म्यू इक्वल टू 1,
हमको पता है रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू या वी इंटू डी अपॉन न्यू। न्यू मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी और म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी। यहाँ पे सिंपली आपको ये लिखा हुआ है विस्कोसिटी, तो उसका मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, इसलिए हमने यहाँ पे म्यू लेके चला, कंपेयर कर दिया। ये P मतलब प्रोटोटाइप, M मतलब मॉडल टाइप, तो यहां से VM निकाल लिया, VM इक्वल टू ये आ गया। अब आपका जो आपको प्रोटोटाइप की जो एनालिसिस ऑफ मॉडल स्टूडेंट फॉर, अच्छा जो प्रोटोटाइप की स्पीड दे रखी है, ये प्रोटोटाइप की है, मॉडल टाइप की नहीं है, VP राइट, और मॉडल टाइप तो हमको निकालना है। तो प्रोटोटाइप की स्पीड आपको 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है। म्यू ये आपको दे रखा है कि जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और जो लेंथ रेशियो दे रखा है, तो लेंथ रेशियो का मतलब क्या हो गया, मॉडल टाइप अपॉन प्रोटोटाइप, LP अपॉन LM, वो आपको कितना दे रखा है, 16 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 16 रख दिया, तो आपकी मॉडल टाइप की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड आ गई, जो डेफिनेटली ज्यादा होगी प्रोटोटाइप से, क्योंकि प्रोटोटाइप में आपका जो बड़ा जो एक्चुअल डायमेंशन है वो होती है, और एक्चुअल डायमेंशन एक्चुअल मीडियम के अंदर होती है, और मॉडल टाइप के अंदर ऐसा नहीं है। तो मॉडल टाइप की हमारा स्पीड आ गई। अब ये कह रहा है फाइंड द मैक नंबर फॉर द स्पीड ऑफ एयर इन द टनल, ठीक है ना। एयर की स्पीड टनल के अंदर कितनी होगी, ट्रक की स्पीड हमको 25 मीटर पर सेकंड पता थी, उससे मॉडल की स्पीड हमने यानी एयर की स्पीड आ गई हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड, साउंड की स्पीड दे रखी है 346, तो मैक नंबर क्या होता है, जो भी हमारे पास स्पीड आई है, ठीक है, मॉडल टाइप की, दैट इज डिवाइडेड बाय C यानी 346, तो आंसर आ गया 1.156, तो करीब करीब 1.16 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पास जो मैक नंबर की वैल्यू आ गई जो हमको फाइंड आउट करना था वो है 1.16, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर लैमिनार फ्लो इन ए पाइप ऑफ रेडियस 0.6 मीटर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी वुड अकर एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप क्रॉस। देखिए ये अगर पाइप है राइट, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, R है। जो मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, पाइप की वॉल से, यानी यहां से लेके यहां तक, सॉरी पाइप की वॉल से, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2R/3। और ये पूछ रहा है कि सेंटर से कितनी दूरी पे स्टेबिलिटी होगी, तो ये यानी ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो दैट क्वेश्चन मार्क डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, R माइनस 2R/3, यानी R/3 डिस्टेंस, और R कितना है यहाँ पे 0.6 है, यानी 0.6/3, इट मीन्स 0.2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी होगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सेम निकाला, ये कह रहा है द मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट एट 2R/3 डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई, R माइनस 2R/3, R/3 और ये 0.2 हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान जो रखनी हो चीज रखनी है कि जो वॉल से इनस्टेबिलिटी होती है वो 2R/3 डिस्टेंस के ऊपर होती है, तो डेफिनेटली सेंटर से जो रेडियस है वो R है, तो सेंटर से R माइनस 2R/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, ए सिलेंडर कंटेनिंग वाटर इज ट्रांसलेटेड ऑन एन इंक्लाइन रोड, राइट। इंक्लाइन रोड के ऊपर सिलेंडर हम मूव करा रहे हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो आपको दे रखा है यानी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है असेंडिंग डायरेक्शन में, यानी हम प्लस साइन की बात कर रहे हैं। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ लिक्विड सरफेस मेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वुड बी, एक कंटेनर के अंदर या सिलेंडर के अंदर हम असेंडिंग इंक्लिनेशन के ऊपर जो कि 45 डिग्री एंगल है मूव कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो टेंजेंट होगा एंगल का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएगी वो कितना होगा, राइट। जबकि हम ये मान के चले कि कोई भी पानी का एक बूंद भी उस कंटेनर से या सिलेंडर से बाहर स्पिल आउट नहीं होगा, और जो एक्सीलरेशन है वो आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है इक्विवेलेंट टू ए हो जाएगा, राइट। देखिए फॉर असेंडिंग स्लोप द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ लिक्विड सरफेस मेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू ax प्लस जी प्लस ए जेड, राइट। ए बेसिकली ये एक्सीलरेशन है, दैट एंगल इज व्हाट, इट इज दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यानी एक्स डायरेक्शन है वो कितना हो जाएगा, a cos अल्फा हो जाएगा। तो यहां हमने ax की जगह a cos अल्फा लिख दिया। a z जो इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, a sin अल्फा, वो मैंने लिख दिया। g इक्वलेंट टू a है तो इसकी जगह a लिख दिया, a एक्सेलरेशन है हमारा। अल्फा 45 से सारी वैल्यूज लिख दी तो हमारे पास आंसर आ गया 0.414,
राइट। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.414। तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, cos 45 1/√2 हो जाएगा और sin 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एप्लीकेशन ऑफ द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज फॉर laminar flow between concentric rotating cylinders, laminar unidirectional flow between stationary parallel plates, laminar unidirectional flow between parallel plates having relative motion। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इन जनरल ईच एंड एवरी टाइप के लैमिनार फ्लो कंडीशन के लिए वैलिड है, चाहे वो कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर हो, चाहे भले से स्टेशनरी प्लेट्स हो, या फिर बेसिकली यूनिडायरेक्शनल फ्लो पैटर्न हो प्लेट्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 7356 द इनसाइड डायमीटर ऑफ पोरस पीजोमीटर इंस्टॉल्ड इन अर्दन एम्बैंकमेंट टू मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वुड बी। एम्बैंकमेंट आप समझते हैं बेसिकली एक स्लोप हो गया, अर्दन मतलब मिट्टी का। तो जो पीजोमीटर हम इंस्टॉल करते हैं वाटर टेबल को फाइंड आउट करने के लिए, उसके लेवल को देखने के लिए, तो इंडियन स्टैंडर्ड 7356 कोड के अकॉर्डिंग उस पीजोमीटर का इंटरनल डायमीटर कितना होता है ये पूछा है। देखिए अब ये क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, प्योर आपको ध्यान होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए एक्चुअली। और सीरियसली बोलूं तो IS 7356 कोई पढ़ता ही नहीं है कोई, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए IS 7356 पार्ट 1 2002 में आया था कोड। जो रिक्वायर्ड पीजोमीटर की बात कर रहे हैं वो रिजिड PVC का पाइप होता है जिसका आउटसाइड डायमीटर 12 mm होता है और वॉल थिकनेस 1.5 mm है ना, यानी इस तरह का हो गया, और ये थिकनेस हो गई 1.5। तो इंटरनल कितना बच गया आपके पास? 12 - 1.5, राइट। क्योंकि 12 तो आपका आउटर डायमीटर हो गया और 1.5 की आपने इसमें से, ऐसा हो गया ना, 1.5 की आपने इसके अंदर से थिकनेस को माइनस कर दिया, तो इंटरनल डायमीटर 10.5 mm। डी आंसर। देखिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन में ना तो ये पूछा है कि आउटसाइड डायमीटर, ना ये पूछा है थिकनेस कितनी होती है, बल्कि इसमें से भी एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कर दी गई है कि इंटरनल डायमीटर कितना होता है। ये कैलकुलेशन कोड में नहीं मिलेगी आपको। 12 - 1.5, 12 और 1.5 की वैल्यू आपको कोड में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। क्वेश्चन 14, ए टैंक हैज एन अपर सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ 4.5 मीटर डायमीटर एंड 5.4 मीटर हाइट विद हेमिस्फेरिकल बेस। एक टैंक है जिसका जो बेस है ना वो हेमिस्फेरिकल है, यानी इस तरीके से है, और ऊपर से वो सिलिंड्रिकल है। टोटल हाइट कितनी है? 5.4 मीटर, और डाया कितना है? 4.5 मीटर, और हाइट कितनी है? 5.4 मीटर। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द हेमिस्फेरिकल पोर्शन ओनली। मतलब इसमें दो पोर्शन हो गए, ऊपर वाला पोर्शन जो है बेसिकली वो क्या होगा? हेमिस्फेरिकल हो गया, उसके ऊपर सिलिंड्रिकल पोर्शन हो गया। तो ये कह रहा है कि यहां हमने बॉटम में एक होल कर दिया जिसको हम ओरिफिस बोल रहे हैं, इससे पानी लीक हो रहा है। तो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन जिसके अंदर पानी भरा है, इस सिर्फ हेमिस्फेरिकल पोर्शन को खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा है। ठीक है ना। इसके लिए जो इक्वेशन दी हुई है, इनिशियली वाटर ये भी दे रखा है, टैंक इज इनिशियली फुल ऑफ वाटर। इक्वेशन क्या दे रखी है? जो टाइम जिससे हमको फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन है 1.4 r⁴x d⁴y। यहां पे जो r है वो सिलेंडर की रेडियस है, d ऑरिफिस का डायमीटर है, x एंड y एक्सपोनेंट्स है। तो सेकंड्स के अंदर आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सिलिंड्रिकल हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है ना, इस तरीके से वो हमको पता होनी चाहिए। देखिए ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? द एक्चुअल इक्वेशन टू फाइंड रिक्वायर्ड टाइम टू एम्प्टी द हेमिस्फेरिकल पोर्शन। अच्छा, ओरिजिनल इक्वेशन में भी दो पार्ट है, एक तो कंप्लीट सिलेंडर खाली हो रहा है तो उसमें सिलिंड्रिकल पार्ट का भी टाइम जुड़ेगा और हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी जुड़ेगा। लेकिन हमको यहाँ पे हेमिस्फेरिकल की बात करनी है, तो हम हेमिस्फेरिकल को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है?
t इक्वल टू 14/15 पाई r की पावर 5/2 CD π/4 d स्क्वायर इंटू √2g। दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या दे रहा है एक तरीके से क्वेश्चन में 1.4 r टू द पावर x d टू द पावर y, यानी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है वो कन्वर्ट होके 1.4 बनाएगी, r के पावर x d की पावर y बनाएगी। x जब इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 5/2 आ गई और d स्क्वायर है तो d की यानी y की वैल्यू 2 आ गई। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो गया 1.4 r की पावर 5/2 d स्क्वायर, राइट। हमको इसी इक्वेशन को यूज करके टाइम निकालना था, लेकिन हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं थी, तो x और y की वैल्यू एक्चुअल इक्वेशन को कंपेयर करके हमने निकाल ली, राइट। अब इसमें r की वैल्यू क्या है, r जो डायमीटर 4.5 दे रखा है तो r डायमीटर बाई 2 यानी 2.25 हो गई, और जो d है ऑरिफिस का डायमीटर वो कितना 0.15, सारी वैल्यूज को रख देते हैं। अब देखिए रखने के बाद भी कैलकुलेशन कितनी इजी बन रही है। यहाँ पे क्या है 2.25 है, 2.25 जो है बेसिकली वो किसका स्क्वायर है, सॉरी 1.5 का स्क्वायर है 2.25, राइट। और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/2, तो 2 कैंसिल हो गया तो 1.5 की पावर 5 आ गया। नीचे कितना है 0.15 का स्क्वायर, तो उसको मैंने लिख दिया 1.5 स्क्वायर इंटू 10⁻³ तो ये कट जाएगा, ऊपर क्यूब बचेगा, नीचे 10⁻⁻ बचेगा, तो ये 140 इंटू 1.5 की पावर क्यूब आ गया। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 472.5 सेकेंड यानी बी। आप देख रहे कैलकुलेशन कैसे आसान बनती है, यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जीपीएससी के पेपर के लिए, क्योंकि वहां हैवी कैलकुलेशंस आ रही है, और बट फिर भी कैलकुलेटर आपको दिया नहीं जाता एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो पेपर सेटर है उसको ये पता होता है कि कैलकुलेशन जो उसने बनाई है वो बहुत इजी है, जब फाइनली वो स्टूडेंट करेगा तो बहुत इजी स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो 1 का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन रिलेटेड टू फ्लूइड फ्लो, डार्सी-विस्बach इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, चौची डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। Which of the above equation are required to solve branching of pipe problem? पाइप प्रॉब्लम जो ब्रांचिंग मतलब सीरीज और पैरेलल ब्रांच होती है, उन प्रॉब्लम में डिस्चार्ज और हेड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसकी बात तो इसमें हार्डी क्रॉस मेथड, डार्सीज मेथड वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी इक्वेशन वैलिड है। तो डेफिनेटली एक नंबर तो करेक्ट है डार्सी-विस्बach, बर्नौली इक्वेशन दोनों यूज होती है, तीसरी यूज होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो दे नहीं रखी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2, राइट। टू सॉल्व ब्रांचिंग ऑफ पाइप प्रॉब्लम फॉलोइंग 3 इक्वेशन, तो एक तो डार्सी हो गया, एक बर्नौली हो गया, एक कंटिन्यूटी हो गया, राइट। ब्रांचिंग प्रॉब्लम का मतलब पैरेलल और सीरीज के अंदर हम कैसे इक्विवेलेंट लेंथ निकालेंगे, कैसे इक्विवेलेंट डायमीटर निकालेंगे, हेड लॉसेज और डिस्चार्ज के प्रोपोर्शन कैसे बात करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। ओके, सो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं मैं। तो आज अपना पहला वीडियो था जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो की जो बात करूंगा वो उसके अंदर हम हाइड्रोलिक मशीन बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और ये कि सिंस कि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल अभी टाइट है, तो मैं आपसे ये कमिट नहीं करूंगा कि मैं डेली एक वीडियो आपको देके 20-25 दिन में खत्म कर दूंगा, बट मैं डेफिनेटली कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा और आपको जल्दी जल्दी ही आपको अगले वीडियोस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो क्लास होगी, उसके अंदर हम बात करेंगे हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर की, जिसमें से करीब जीपीएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपको ये अटेंड करना कंपलसरी है, ताकि आप उसकी जो क्वालिटी है क्वेश्चन की, उससे ये जज कर सके कि मेरे को किस तरह का मैटर बुक्स के अंदर से पढ़ना चाहिए और किस तरह की बुक से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता टाइप की बुक से जीपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, इसलिए उसको तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। थोड़ी स्टैंडर्ड की बुक कीजिए एग्जाम के लिए, ठीक। रिसेंट ईयर के एसएससी के पेपर्स का अच्छा लेवल आ रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, गेट के भी आप 1 मार्क के और 2 मार्क के जो इजी क्वेश्चन है वो भी निकाल सकते हैं, और जीपीएससी की जो स्पेशलाइज्ड बुक आती है मार्केट में वो भी आप कर सकते हैं। फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच।